हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 19 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है। सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। और आपको पता है 17 तारीख को सैटरडे था और 18 अगस्त को संडे था। तो इन दोनों का जो भी इम्पोर्टेंट कुछ बनता है, जो भी न्यूज़ बनती है, वो हम कवर कर लेंगे आज के दिन। आज 19 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और अब हम बात कर लेते हैं कि आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। लड़कियों में मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में अच्छी पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में ये जो पहल जैसे ही शुरू हुई, उसकी वाहवाही यूनिसेफ ने भी की है। यूनिसेफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक संगठन है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जानते हैं। इन्होंने किस प्रकार की ये जो योजना के बारे में बताया है, उसके बारे में बातें करेंगे। यूनिसेफ क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। शाही हस्ताक्षर के बाद पेंटोगटार्न शिनावात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं और हम इनके बारे में बातें करेंगे। थाईलैंड के बारे में आप कितना जानते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए डाला हुआ है, तो वो भी हम जानेंगे। क्या अमेरिका एक अश्वेत महिला को अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है? जैसे कि आप सभी को पता है, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से पता किया होगा कि कमला हैरिस जो हैं वो राष्ट्रपति बनने की दावेदार हैं। अभी उनके बारे में हम बातें करेंगे। अब जैसे हम बात करें, वो तो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, लेकिन अब जोई बिडेन के बाद में राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभा सकती हैं कमला हैरिस। तो वो जो एक कहानी बनेगी वो हम सारी कवर करेंगे इस कक्षा में। विनेश फोगाट का भारत लौटने पर चैंपियन जैसा स्वागत हुआ है। हमारे भारत की महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट, आपको पता है ये कुश्ती में फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि इनका वेट 100 ग्राम ज्यादा हो गया था और इनको वहीं पर रुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने उस केस को लेकर एक फाइल दर्ज की थी जो कि खारिज कर दी गई है। वो भी हम बातें कवर करेंगे और ये कहां से बिलोंग करती हैं वो भी हम बातें कवर करेंगे। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, ऐसा कहना है एनसीडब्ल्यू प्रमुख का। अभी हाल ही में आपको पता है कोलकाता में, जो कि एक पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, वहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई और वहां पर आपको पता है बलात्कार करके फिर वो हत्या कर गई। तो उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, क्या राज्य सरकार ने कदम उठाया है? बहुत ही, आप कह सकते हैं कितनी गलत बात है। शेख हसीना ने बांग्लादेश की हर संस्था को नष्ट किया, ऐसा कहना है मोहम्मद यूनुस का। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में अब एक नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और उसके मुख्य सलाहकार कौन है? मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं।
अब उन्होंने शपथ लेने के बाद ये बातें कही है कि ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं उसकी जो नींव है उसको तहस नहस करने का काम किया है शेख हसीना ने। तो उससे संबंधित कुछ बातें जो हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एडुरोही ऑफिशियल पर आप सभी का अभिनंदन है। तो चलो जी, अब हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। यूनिसेफ लाउड्स मध्य प्रदेश सीएम्स एफर्ट्स टू प्रोमोट मेंस्ट्रुअल हेल्थ अमोंग एडोलसेंट्स। अभी हाल ही में एक अच्छी पहल शुरू की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये किसके लिए है? जो लड़कियां हैं उनको जो मासिक धर्म संबंधी उनके स्वास्थ्य को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उस क्षेत्र में इन्होंने ये प्रयास किया है। यूनिसेफ इंडिया के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया कि नगद हस्तांतरण योजना के तहत मध्य प्रदेश में 19 लाख स्कूल जाने वाली लड़कियों के खाते में 57.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक अच्छा कदम भी है। जब हम इस यूनिसेफ की बात करते हैं, इस यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। तो हर देश में इसकी एक अलग अलग इकाई बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में जो इकाई काम करती है उसे हम कहते हैं यूनिसेफ इंडिया, बांग्लादेश में भी काम करती होगी और भी देशों में काम करती होगी। जिस प्रकार हम कह सकते हैं यूनिसेफ बांग्लादेश, यूनिसेफ नेपाल, इस प्रकार से अलग अलग इकाइयां जो हैं वो बनी हुई हैं। और एक स्पेसिफिक देश की अगर बात करें तो वहां पर भी क्या है, इसके कई कार्यकर्ता जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं ताकि इस कार्य को बेहतरीन ढंग से एक किया जा सके। ठीक है ना? तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष भारत, ये जो इकाई है इसने लड़कियों में मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये अथक प्रयास किया है। और साथ में ये, जैसे हम कह सकते हैं, शुरुआत तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसको कोई प्रेज कर रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के एक्स अकाउंट पे आप चेक भी कर सकते हैं जिसमें ये कहा गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? अगर आपने इसमें लिखा होगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? जब हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, दूसरे विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और अंतरराष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द को संगठन के नाम से हटा दिया गया। हालांकि जैसे हम बात करें, इसका क्या नाम लिया जाता है? यूनिसेफ लिया जाता है ना। चलिए, तो यूनिसेफ जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जब हम इस यूनिसेफ की बात करें, ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब आता है? तो ये हर साल 11 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। उसी दिन जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में यूनिसेफ का गठन किया था। यानी कि जब हम गठन की बात करते हैं तो ये गठन कब किया गया? 1946 की बात है। और जिस दिन इसकी स्थापना की गई उसी दिन को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जितने भी देशों में आपको पता है क्षति हुई थी, वहां पर अनाथ बच्चे थे, माताएं बहनें थी, उनको एक अच्छी, आप कह सकते हैं, भोजन से संबंधित आपूर्ति के लिए, स्वास्थ्य सहायता के लिए
ये सुधार एक आप कह सकते हैं किया गया, इसी वजह से इसका ये गठन किया गया था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप देख सकते हैं यूनिसेफ के बारे में। चलो जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पेंटोगटार्न शिनावात्रा बिकम्स थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर रॉयल साइन ऑफ। शाही हस्ताक्षर के बाद पेंटोगटार्न शिनावात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। पेंटोगटार्न अपने अरबपति पिता और अपनी चाची यंगलक शिनावात्रा के बाद यह पद संभालने वाली तीसरी शिनावात्रा हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका परिवार ही राजनीति में रहा, तो बच्चों का राजनीति में आना कोई बड़ी बात नहीं होती। दोनों को तख्ता पलट के बाद पद से हटा दिया गया था और निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब ये तीसरी शिनावात्रा हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इनके पिता और इनकी चाची दोनों ही यहां पर क्या है, इस पद को पहले संभाल चुके हैं। और अब थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पेंटोगटार्न शिनावात्रा के बारे में आपको लिख देना है। थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होने का श्रेय इनको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। विभाजनकारी पूर्व नेता जैसे हम बात करें, कौन थे? थाकसिन शिनावात्रा। तो थाकसिन शिनावात्रा इनके पिता का नाम है, जो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनकी बेटी ने शाही अनुमोदन पत्र मिलने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में ये पद जो है वो स्वीकार किया। 2 दिन पहले उन्हें संसद द्वारा अदालती आदेश के बाद चुना गया। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं ये? तो एक पार्टी है वहां पे फेऊ थाई पार्टी। फेऊ थाई पार्टी से ये संबंध रखती हैं। चलो, अब हम आपसे एक चित्र साझा करते हैं जो कि किसका है? पेंटागटार्न शिनावात्रा का है। जहां हम बात कर रहे हैं थाईलैंड के बारे में, ये आप देख सकते हैं थाईलैंड, ये जो रेड डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये थाईलैंड का मैप आपको दिखाई दे रहा है। थाईलैंड के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगा लाओस, उत्तर की तरफ आपको दिखाई देगा, उत्तर पश्चिम में कौन सा है? म्यांमार की सीमा लगती है। और यहां पर देखें जब आप पूर्व दक्षिण में कंबोडिया की बाउंड्री आपको नजर आ रही है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। चलो जी, अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थाईलैंड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका यूपीएससी पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है। थाईलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। पहला पॉइंट पढ़ के देखो। आसियान के बारे में आप जरूर जानते होंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि अगर हम कहें एक ऐसा संगठन जिसमें साउथ ईस्ट एशिया में जो देश आते हैं वो संगठन शामिल हैं, वो देश शामिल हैं, तो फिर आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल। इस आसियान संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक में, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। आसियान में कौन कौन से देश आते हैं? तो यहां पर आप मैप के माध्यम से जब देखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना, सिंगापुर की बात करें तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज इस साइड में आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट में, वो इस आसियान के सदस्य देश हैं। और इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी, जहां थाईलैंड की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, दूसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से हम ये टिक कर देंगे। एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? फिर आप कहेंगे एडीबी का मुख्यालय तो मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और ये जो फिलीपींस देश है ये आसियान कंट्री में आता है। ठीक है ना, चलिए जी, तो दूसरा पॉइंट आपको टिक करना था, बाकी आपको टिक नहीं करना है क्योंकि बाकी ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं
थाईलैंड का आधिकारिक नाम क्या है? किंगडम ऑफ थाईलैंड, बिल्कुल राइट। थाईलैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा है थाई। तो ये पॉइंट भी आपका ठीक लिखा हुआ है। चलिए, अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस आसियान संगठन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जवाब दे दिया होगा आपने। अगर आपने इसमें लिखा होगा जकार्ता, तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। जकार्ता कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब चलो हम नेक्स्ट आपको बताने का प्रयास करेंगे थाईलैंड। तो ये जो थाईलैंड का आप राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे होंगे, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिलती रही होगी। राजधानी क्या है थाईलैंड की? बैंकॉक। और ये जो थाईलैंड है ये यूएन का सदस्य भी है। 15 दिसंबर 1946 को थाईलैंड यूएन का सदस्य बना था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो जी हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कमला हैरिस बेट्स अमेरिका इज रेडी फॉर फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट। कमला हैरिस का मानना है कि अमेरिका पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल तैयार है। इन ए सर्वे पब्लिश्ड इन सितंबर 2023, ए प्यू रिसर्च सेंटर, ए वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक, found that for a majority of Americans, gender does not play a role in choosing a president। सितंबर 2023 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण में वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने पाया कि अधिकांश अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति चुनने में लिंग कोई भूमिका नहीं निभाता है, यानी कि कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, इस बात पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो ये एक रिसर्च के माध्यम से पता चला। क्या अमेरिका एक अश्वेत महिला को अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है? उपराष्ट्रपति के रूप में अभी भूमिका निभा रही हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। और जब ये उपराष्ट्रपति हैं तो उस समय राष्ट्रपति की भूमिका में कौन रहे? तो आपको पता है जोई बिडेन का नाम आता है। अब यहां पर नए इलेक्शन होने वाले हैं, नए तौर तरीके से अब यहां पर राष्ट्रपति की भूमिका भी कोई और निभाने आ जाएंगे। तो अब जब हम देखें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में, इनको अगले सप्ताह में शिकागो में आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में पुष्टि कर दी जाएगी। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, तो इनकी तरफ से ये राष्ट्रपति पद जो है उनके लिए चुनाव लड़ेंगी। अपने पूरे करियर में इन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि जब मैं चुनाव लड़ती थी तो लोग तैयार नहीं होते थे, यह आपका समय नहीं है, आपके जैसा कोई पहले कभी नहीं हुआ। तो अब देखते हैं यहां पर किस प्रकार से राजनीति में थोड़ा परिवर्तन होता है। यहां पर ये देख सकते हैं आप, कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं और अब राष्ट्रपति बनने की दावेदार भी हैं। और एक सप्ताह के अंदर शिकागो में आधिकारिक तौर पर इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में पुष्टि दे दी जाएगी। चलो जी, अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जल्दी से आपको इसमें बताना है क्या ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा मौलिक अधिकारों की अवधारणा, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली हुई है। हालांकि मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ ऐसा माना जाता है। साल 1215 की अगर बात करें, सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता देने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। मैग्ना कार्टा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ पहला लिखित प्रपत्र था। इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम
हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें तो ये जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है कौन से अनुच्छेद में दिखाई देती है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो हैं वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? संविधान के अनुसार अगर देखा जाए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। इनकी सुरक्षा का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों की आजादी और स्वतंत्रता को राज्य द्वारा किसी भी हमले से बचाते हैं। ये देश और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान जब बना था, यानी कि जब पहली बार मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, तो उसमें नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो पहले इसमें 7 मौलिक अधिकारों के बारे में बातें कही गई थी। फिर उसमें 1978 में एक संशोधन हुआ जिसे हम 44वां संशोधन कह देते हैं। तो 44वें संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। और इस प्रकार से अब अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिलते हैं, यानी कि अब 6 मौलिक अधिकार हैं प्रत्येक नागरिक को। पहले 7 थे। ठीक है, 44वें संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। चलो जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विनेश फोगाट रिटर्न्स टू इंडिया टू ए चैंपियंस वेलकम। विनेश फोगाट जो कि हमारे भारत की महिला पहलवान खिलाड़ी हैं, अब भारत में लौट चुकी हैं और भारत में लौटने के बाद उनका चैंपियन जैसा स्वागत हुआ है। विनेश फोगाट हैड टू स्टे बैक इन पेरिस आफ्टर शी हैड अपील्ड टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट फॉर ए ज्वाइंट सिल्वर विच वाज इवेंचुअली डिसमिस्ड। आपको पता है अभी हाल ही में जो ओलंपिक खेल हुए हैं, कब से कब तक चले? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले और आज आपको पता है 19 अगस्त हो चुकी है। कल आई थी ये, 18 अगस्त को भारत में पहुंची हैं ये। ठीक है, तो इतने दिनों के बाद कैसे पहुंची? इनको वहां पर रुकना पड़ा। जब ये फाइनल में पहुंच गई थी तो फाइनल में इनको पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि इनका जब वेट किया गया तो वेट 100 ग्राम ज्यादा था। इस वजह से इनको कहा गया कि ये फाइनल में कंपीट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो फाइनल में पहुंचकर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था, ऐसा किसी भी महिला पहलवान ने अब तक नहीं किया। और फिर इन्होंने क्या किया, जब इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, हालांकि जब ये फाइनल में पहुंच गई तो जाहिर सी बात है फाइनल में अगर कोई हारेगा तो सिल्वर मेडल तो उसे पक्का ही मिलेगा। अगर कोई बेहतरीन तरीके से उसमें परफॉर्म करेगा तो गोल्ड मेडल का दावेदार होगा। लेकिन अगर वो फाइनल में पहुंच गई है, इनको खेलने ना दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। तो इसी वजह से सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, इस बात को लेकर इन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की थी। लेकिन इनकी अपील को खारिज कर दिया गया। खारिज करने के बाद अब ये वापस लौट चुकी हैं अपने नेटिव विलेज बलाली में। रास्ते में बहुत सी जगह जो है इन पे क्या है, आप कह सकते हैं रास्ते रास्ते में इनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया अलग अलग गांवों में। तो चलो अब हम यहां पर आपसे एक चित्र साझा करना चाहेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये है साक्षी मलिक और ये हैं विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए जी, अब जैसे हम ओलंपिक खेलों की बात करें, ओलंपिक खेलों से संबंधित कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बनाने का काम करता है तो वो कौन करता है? किस देश में ओलंपिक होने हैं, यानी कि कौन सा देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, इसका निर्णय किस समिति के द्वारा किया जाता है? तो फिर आपको क्या टिक करना है? आपको टिक करना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो यही डिसीजन लेती है आईओसी,
इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो कि एक प्राइवेटली फंडेड है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ये, ठीक है ना, जो कि ओलंपिक मूवमेंट को ध्यान में रखती है, ओलंपिक मूवमेंट से संबंधित सभी गतिविधियों का ये जायजा लेती रहती है। तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में ओलंपिक खेल संपन्न हुए हैं इस वजह से, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा भारत भी तैयारी कर रहा है कि हम भी एक दिन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे। हालांकि अभी जो हाल ही में ओलंपिक खेल हुए हैं वो कौन से हुए हैं, तो ये तो 33वां संस्करण हुआ है अभी, ठीक है ना। 33वां संस्करण कहाँ पे हुआ, आपने टीवी में देखा होगा और आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी हासिल की होगी। 33वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया। तो आपको पता है एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा बन जाता है आपके लिए, ओलंपिक खेलों के एक ही सत्र में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो फिर आप किसका नाम इसमें लिखेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा मनु भाकर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मनु भाकर ने इसी पेरिस ओलंपिक में यह कारनामा किया है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं अब की बार एक ही सेशन में, और दोनों मेडल कौन से हैं, दोनों ही कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना, 2 कांस्य पदक जीते हैं। और ये मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये एक महिला निशानेबाज हैं। मूल रूप से ये भी कहां से बिलोंग करती हैं, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर नाम आएगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और वहां जब हम बात करें विनेश फोगाट के बारे में, तो विनेश फोगाट भी कहां से संबंधित है, बलाली गांव, जो कि कहां पर पड़ता है, झज्जर में। चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। 33वां संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया। उसके बाद में अगली बार 34वां संस्करण कहां पर आयोजित करवाया जाएगा, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 34वां संस्करण कब आयोजित होगा, 2028 में होगा। और अब कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद में करवाया जाता है। अगली बार 2028 में आयोजन होगा कहां पे, लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट का भी नाम है। अभी एक आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी ओलंपिक खेलों पर, भारत का ओलंपिक खेलों में क्या योगदान रहा, उन सब पहलुओं के बारे में हम बातें कवर करते हुए 2024 पेरिस ओलंपिक तक की कहानी को कवर कर जाएंगे। स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी ओलंपिक खेलों पर, जहां पर मैं आपको 2036 तक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां कहां तक किया जाएगा, कौन कौन देश करेंगे, उनके बारे में भी वहां बातें कवर करेंगे। तो ये कुछ बातें जो हैं आज के दिन हमने कवर की हैं। एक स्पेशल क्लास भी आपको मिल जाएगी ओलंपिक खेलों पर, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। कोलकाता डॉक्टर्स रेप मर्डर केस, इन द वेक ऑफ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट, सेंटर आस्क्स स्टेट्स टू प्रोवाइड सिचुएशन रिपोर्ट्स एवरी 2 आवर्स। अभी हाल ही में आपको पता है कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई, और ये मामला आप कह सकते हैं अभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। बहुत ही आप कह सकते हैं एक, आपने शायद सुना होगा कि इस तरह की जो कृतियां होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, पशुता, है ना, पशु जैसी प्रवृत्ति हो इंसान की। हालांकि ये तो पशुओं की आप कह सकते हैं तौहीन हो रही है, क्योंकि पशु भी ऐसा नहीं करते, ऐसा मानव करते हैं। और इस तरह के कुछ जो भी हैं, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ताकि वो एक मिसाल बने। कुछ ऐसा गलत करने से पहले कोई 100 बार सोचे, है ना। तो अब आपको पता है ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो चंद पैसों के लिए इन दोषियों को छुड़ाने में भी लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोषी करार दे दिया गया फुल एंड फाइनल जांच करने के बाद, तो उसे ऐसी मतलब आप कहें
सजा मिलनी चाहिए, जो याद रखें देखने वाले भी। अब इस मामले को ध्यान में रखते हुए कुछ डॉक्टर जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, उनका प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को हर 2 घंटे में स्थिति की रिपोर्ट देने की ये बात कही है। गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस बलों को एक संदेश में कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। अब जैसे हम बात करें, जरूरी नहीं है कि ये तो पश्चिम बंगाल की घटना है, गृह मंत्रालय ने तो सभी राज्यों को ये संदेश दिया है कि हर 2 घंटे के बाद ये हमें सूचना मिलनी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्य पुलिस बलों से हर 2 घंटे की स्थिति की रिपोर्ट मांगने की बात कही है। ठीक है ना। अब जैसे काफी समय बीत चुका है, अभी तक ये नारे प्रदर्शन चल रहे हैं, देरी हो रही है, जाहिर सी बात है। इसी बीच में फॉर्मर एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा ने कहा है, इट डजंट सीम दैट दिस इज द वर्क ऑफ वन पर्सन। ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम है। और इन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं वो सेफ नहीं है। विमेन्स आर नॉट सेफ इन वेस्ट बंगाल एंड द प्रेसिडेंट रूल शुड बी इम्पोज्ड। इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की, आप कह सकते हैं, दुर्दशा ऐसी है कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की महिलाओं को लेकर सुरक्षा के घेरे में क्या है, नहीं आती, यानी कि ये जो सुरक्षा का एक, आप कह सकते हैं, सुरक्षा करने में वो विफल रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। तो पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम एनसीडब्ल्यू कहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग को, ठीक है, तो इसकी पहले की चीफ है ये रेखा शर्मा। तो इस पर इन्होंने चर्चा करते हुए ये बातें कही। अब इसी बीच में एक और न्यूज़ देखने को मिली जो कि हरभजन सिंह के द्वारा लिखा गया है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि इसमें देरी हो रही है न्याय में और इस वजह से आप इसमें जल्दी कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही इन्होंने कहा कि जघन्य अपराध के दोषियों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना चाहिए और उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बने, ताकि लोग भी डरें कि हाँ, अगर ऐसा गलत कृत्य करेंगे तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे आपको पहले बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, मिल भी जाएंगे अगर आप स्टडी करेंगे। ऐसा गलत कर्म करने के बाद भी उनको सजा नहीं हुई, यानी कि वो अभी भी खुले हैं एक तरीके से। ठीक है। तो अभी पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने ये कार्रवाई करने का आग्रह किया है कि जल्दी से ये कार्रवाई हो। चलो जी, अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा डॉक्टर CV आनंद बोस तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कर लेते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल की बात करें तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम राज्यपालों की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति चाहे किसी भी राज्य की बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको बताया था, हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी और 3 राज्यों के राज्यपालों में अदला बदली की गई थी। और साथ में एक
उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की गई थी। कहां पे? पुडुचेरी में। वो भी मैंने न्यूज कवर की थी, आपने जरूर वो देखी होगी। जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आप एक क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। एक अधिकार तो मैंने बता दिया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना, राज्यपालों की नियुक्ति, ये तो हो गया। अब आप इस क्वेश्चन में से ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ये तो आधिकारिक आप कह सकते हैं अधिकार है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की, राज्यों में अगर आपातकाल की घोषणा की बात करें 356 के तहत राष्ट्रपति कर सकते हैं। और एक होता है आपका 360 जिसे हम वित्तीय आपातकाल कह देते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो नाम आता है राजीव कुमार का, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? मुख्य चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। मुख्य चुनाव आयोग वही आयोग जिसकी देख रेख में भारत में चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं, चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जो वर्तमान में एक तो सिद्धू जी हैं और एक नाम और है, वो भी मैंने आपको कई बार बताया भी है। आप वो नाम बताने का प्रयास करेंगे, चाहे अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, इन तीनों लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भी आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का अधिकार लिख देंगे। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर हम बात करें ऑप्शन सी के बारे में, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं? तो आपको पता है ना, विधानसभा के चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। तो ये जो विधानसभा के चुनाव है उसके बाद में जो भी उस विधानसभा में एक सदन का नेता चुना जाता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में मान लिया जाता है ना। तो जैसे अभी अगर हम बात करें तो हरियाणा में अभी थोड़े ही दिन बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जब हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में हुए थे, सिक्किम में हुए थे और ओडिशा में हुए थे। अभी भी 2-3 राज्यों में होंगे, जिनमें से हरियाणा एक राज्य है जहां पर विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले हैं। और किसकी देखरेख में होंगे? मुख्य चुनाव आयोग की देखरेख में होंगे। और मुख्य चुनाव आयोग के प्रमुख कौन है? तो अभी मैंने बताया था राजीव कुमार हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एंट्रीम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस एक्यूज शेख हसीना ऑफ डिस्ट्रॉइंग एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर बांग्लादेश की हर संस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि द जुडिशरी वाज ब्रोकन, यानी कि न्यायपालिका टूट चुकी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 1.5 दशक तक चली क्रूर कार्यवाही के जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाया गया। शेख हसीना के बारे में आपको पता होगा, ये कब से यहां पर सत्ता में है? 2009 से ये प्रधानमंत्री है वहां की। तो अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको न्यूज मिली होगी, टीवी के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि अब वहां पर दंगे हो रहे हैं और भयानक दंगे हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर भी कहर ढाया जा रहा है। शुरुआत कैसे हुई? रोजगार एक मुख्य मुद्दा बना और अन्य भी छोटे बड़े मुद्दों को ये ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन इतना बढ़ गया कि इस्तीफा देना पड़ गया शेख हसीना को। 76 वर्षीय
शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और भारत में आ गई थी, है ना। तो ये भी आरोप लगाया कि वो भारत में भाग गई है और अपने यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं मुद्दे बनते हैं उनका जवाब देना चाहिए, वो जवाब देने की बजाय भारत में जा घुसी हैं। तो इस प्रकार से चलिए यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, यही तो है मोहम्मद यूनुस जिनकी हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में, जिसे ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ये जो यूनुस हैं ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब वहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं। अब चलो आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अगर आपने इसमें लिखा होगा 1901 तो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। और उस समय ही क्यों हुई? तो फिर नाम आता है अल्फ्रेड नोबेल का। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 10 दिसंबर 1901 को। और उनकी मृत्यु की 10वीं उन सॉरी उनकी मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर इस दिन को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरण का जो समारोह था वो आयोजित किया गया था। नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 से 1925 तक पुरानी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ म्यूजिक में आयोजित किया गया था। साल 1926 में कुछ अपवादों के साथ इसे स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल में आयोजित किया जाता रहा है। साल 1990 में ये पुरस्कार वितरण समारोह ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित किया जाता है। इससे पहले ये आयोजन ओस्लो विश्वविद्यालय में भी हुआ था 1947 से 1989 तक। ठीक है, कुछ टाइम तक ऐसा कहा जाता है नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान और उसके बाद वहां की संसद असेंबली हॉल में भी आयोजित किया जाता था। ठीक है ना, तो हर अलग अलग क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है ना, तो इस की शुरुआत की गई थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस यहाँ पर अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में अब सत्ता में बने हुए हैं। तो उस बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहां पर साइड में आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बांग्लादेश ने कब ग्रहण की थी? 17 सितंबर 1974 को बांग्लादेश यूएन का सदस्य बना। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछ लेता हूं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आज तक करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। इस कक्षा की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है EduRohi24। सर्च करने की वैसे आवश्यकता है भी नहीं, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां पर भी आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। अगर आप अलग से सर्च भी करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं EduRohi24। ठीक है ना, तो चलिए
आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।